एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इसमें है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये पहला चैप्टर कवर करेंगे हम, और जो कुछ भी इसमें एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। ऑल राइट। तो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। आप जानते ही हैं कि देश भर में जितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है, मटेरियल है, वो है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो सब कुछ आपका तैयार हो जाता है। इसमें छोटी छोटी सी जो शब्दावली, इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, छोटे छोटे से शब्दों का मतलब भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो ज़ीरो लेवल से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी से, और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हम कंप्लीट करेंगे हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी। ओके। और जैसे 6 क्लास की एनसीईआरटी हमारी जब ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, रिवीजन नोट्स, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसकी पीडीएफ मैं आपको दे दिया करूंगा ताकि जल्दी से आप उसको रिवाइज कर सकें। लेकिन अगर आप डायरेक्टली नोट से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएंगी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें बहुत जगह मैप, नक्शा, मानचित्र का उपयोग किया गया है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक बात तो कम से कम आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। ओके। तो दोस्तों, और अगर आप पीडीएफ में जो है, अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल रखी है नीचे, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही हमारी ये एनसीईआरटी की बुक ख़त्म होगी 6 क्लास की, हम सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाकर वहाँ पर अपलोड कर देंगे। ओके। तो पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये हमारे अतीत, कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है उसका पहला चैप्टर है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो देखिए, अतीत का अर्थ क्या होता है। अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ, जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसे हम कहते हैं अतीत। ठीक है। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे पहले के लोग, प्राचीन समय के लोग क्या क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक का अर्थ होता है शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, पुरोहितों मतलब पूजा पाठ करने वाले, शिल्पकारों, मूर्तियाँ बनाने वाले, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र एक, अभी हम जो नीचे देखेंगे मानचित्र में, नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें मिल गई, जिसे हम नोट करेंगे अपने नोट्स। जब हम नोट्स बनाएंगे तो उसमें ज़रूर लिखेंगे कि कई लाख वर्ष पहले, ध्यान से देखिए आप, लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। अर्थात नर्मदा नदी के तट पर लोग कई लाख वर्ष पहले रहा करते थे, तब से रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का अर्थ होता है इकट्ठा करने वाले, एकत्रित करने वाले। तो यहाँ अर्थात नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोग जो हैं वो कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। इसका मतलब हुआ कि जो लोग वहाँ पर रहते थे नर्मदा नदी के किनारे, वे कुशल संग्राहक मतलब स्किल्ड थे। उनको पता था कि चीज़ें इकट्ठा करने का ज्ञान था उनके पास, और उनको पता था कि जंगलों में क्या क्या है, कहाँ पर क्या मौजूद है, क्योंकि वे, जब यहाँ पे लिखा हुआ है, जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। तो भोजन के लिए क्या करते थे वे, संग्रह मतलब इकट्ठा करते थे। जंगलों के अंदर वो जाते थे और वहाँ से पेड़ पौधों की जड़ें, फल और जंगल के बाकी उत्पाद वहाँ से उठा लाया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट का अर्थ होता है शिकार। तो जंगलों का शिकार भी करते थे। तो ये लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर। कब रहते थे, कई लाख वर्ष पहले। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ये नाम आप याद रखिए, जो कि उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व, स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो ये भी हम अपने नोट्स में लिखेंगे, चाहे तो आप भी साथ साथ नोट कर सकते हैं कि लगभग 8,000 वर्ष पहले
उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, जो अभी हम नीचे मैप में देखेंगे, वहाँ पर स्त्री पुरुषों ने 8,000 वर्ष पहले सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना शुरू किया था। कौन कौन सी फसलों को? गेहूं और जौ। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो कौन कौन से पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था? भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो कृषि का विकास इन मतलब इसके अलावा सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में तो हुआ ही था, क्योंकि वहाँ पर गेहूं और जौ सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने उपजाना प्रारंभ किया। उसके अलावा उत्तर पूर्व जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम का क्षेत्र है, वो उसके आसपास का, मेघालय के आसपास का, वहाँ पर गारो पहाड़ियाँ, वहाँ पर और विंध्य पहाड़ियों में भी कृषि का विकास हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया? जो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित स्थान है। तो यहाँ पर हमें मैप को देखना समझना जरूरी है। तो ऊपर हमने बात की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की। तो देखिए, सुलेमान भारत के उत्तर पश्चिम में, ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके उत्तर पश्चिम में, भारत के यहाँ पर उत्तर पश्चिम ये पाकिस्तान है, और यहाँ पर ये सुलेमान पहाड़ियाँ हैं और ये हैं किरथर पहाड़ियाँ। तो यहीं पर सबसे पहले मनुष्य ने गेहूँ और जौ जैसी फसलें उपजाना आरंभ किया था, आज से लगभग 8,000 वर्ष पहले। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी गारो पहाड़ियों की। कृषि का विकास कहाँ कहाँ हुआ? किरथर और सुलेमान पहाड़ियों में, जहाँ पर 8,000 वर्ष पहले गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ किया गया था। उसके अलावा कुछ और स्थान थे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ, जैसे गारो पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, आप देख रहे हैं। गारो पहाड़ियों के अलावा विंध्य पहाड़ियाँ, ये लिखा हुआ है। और विंध्य पहाड़ियों के ही उत्तर में, इसी के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा है। ओके, अब चलते हैं नीचे। और नर्मदा नदी, जो हम लोगों ने अभी वहाँ पढ़ा था, ये है नर्मदा नदी। इसी के तट पर 20 लाख वर्ष पहले मानव रहा करता था, और वहाँ से कुशल संग्राहक था वो मानव, और जंगलों की विशाल संपदा से जो परिचित था। ठीक है, वो शिकार भी करता था और भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालता था। तो ये अब तक हमने देखा। इसके बाद है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा सब बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, हम समझ के आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद है, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ इसी मानचित्र में। देखिए, ये है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ। सिंधु नदी यहाँ से निकलकर ये सिंधु नदी आई है, और इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, व्यास, सतलज। ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। मतलब सहायक नदियाँ मतलब जो एक बड़ी नदी में जुड़ी होती हैं, उन्हें हम सहायक नदी कहते हैं। तो सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब नदियाँ हैं। ओके, तो मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो आरंभिक नगर मतलब सबसे पहले के शुरुआत के नगर जिनका विकास हुआ, वे इन्हीं नदियों के किनारे। किन नदियों के किनारे? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अच्छा, बाकी जैसे गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ? लगभग 2500 साल पहले। यानी गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास बाद में हुआ, सिंधु और उसकी सहायक नदियों में पहले हुआ। तो गंगा नदी हम देख लेते हैं कहाँ पर है। ये है हमारी गंगा नदी, यहाँ से बहती हुई निकली है। ठीक है, आप देख रहे होंगे चित्र पे ही लिखा हुआ है ये ऐसे। तो गंगा नदी पर 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास हुआ, लेकिन सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 साल पहले। ओके, इसके बाद है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। सोन नदी देखिए यहाँ पर है। मानचित्र को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सोन नदी यहाँ से गई है और गंगा में मिल गई है जाकर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोन। तो सोन नदी गंगा के दक्षिण में, इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो गंगा के दक्षिण में जो क्षेत्र था सोन नदी के आसपास का,
उसे मगध के नाम से जाना गया। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोग उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत क्योंकि इतना विशाल है इसलिए इसको एक उपमहाद्वीप कहा गया है। तो यहाँ इस उपमहाद्वीप में लोग एक जगह से दूसरे जगह तक यात्रा करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, मतलब वो यात्रा करते जरूर थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो कभी कभी यह है कि प्राकृतिक आपदा कोई आ जाती थी, इस वजह से उनको वहाँ से जाना पड़ता था, या फिर अपने काम की तलाश में वे जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे राज्यों, क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहाज अर्थात पानी की नौकाएं, बड़ी बड़ी नौकाएं जिनको जहाज कहा जाता था उनको। ओके। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है। इसके बाद आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिया गया है मानचित्र में, इसको हम समझ लें। मानचित्र 1, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कौन कौन आता है। ये मानचित्र जो ऊपर अभी हम देख रहे थे, अभी हम फिर देखेंगे, वो है दक्षिण एशिया का। तो दक्षिण एशिया में क्या क्या आ जाता है। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि उपमहाद्वीप क्यों इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं देश का नाम। ठीक है, देश के नाम, हमारे देश का नाम भारत या देश का नाम क्या क्या रहा है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट्स में आप ज़रूर लिखना और हम भी लिखेंगे। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, इंडस को संस्कृत में क्या कहा गया, सिंधु कहा गया। ठीक है, और उसी से इंडिया निकला है, इंडस से ही। इंडस, तो सिंधु जो नदी है उसको इंडस वैली, इसीलिए इंडस नदी भी उसको कहा गया, इंडस रिवर। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अर्थात जो सिंधु नदी थी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर पश्चिम की ओर से, जो भारत के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, उधर से जो लोग ईरानी और यूनानी जो आए, तो उन्होंने सिंधु का जो क्षेत्र था उसको उन्होंने हिंदोस या फिर इंदोस कहा, और उस नदी के पूर्व में जो प्रदेश था उसको उन्होंने इंडिया कहा। अर्थात यहाँ पर देखिए, ये जो मानचित्र है, उत्तर पश्चिम से लोग आए भारत में, तो उन्होंने देखा जो यूनानी और यूनान से लोग आए और ईरान से, तो उन्होंने इस सिंधु के क्षेत्रों को उन्होंने क्या कहा, हिंदोस या फिर इंडोस कहा, और इस सिंधु नदी के पूर्व में जो प्रदेश है उसको उन्होंने इंडिया कहा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ओके,
हिंदोस अथवा हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग, अब बात करते हैं भारत का नाम कैसे भारत नाम कैसे पड़ा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। और ये कृति कितनी पुरानी है, कृति मतलब रचना, ये कितने कितने वर्ष पुरानी है, लगभग 3500 वर्ष पुरानी, ऋग्वेद में मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, इस समूह का। किस समूह का, भरत नाम का एक समूह था जो उत्तर पश्चिम में, भारत में उत्तर पश्चिम में एक समूह रहता था प्राचीन समय में, जिसे भरत कहा जाता था। और इस समूह का उल्लेख भी किया गया है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद पुस्तक जो है वो 4 वेद हैं, आप जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ये 3500 साल पुराना है। इसी में भरत नाम के एक समूह का प्रयोग किया गया है और उसी के नाम पर भारत, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ओके, अब बात करते हैं अतीत के बारे में कैसे जानें। अच्छा, यहाँ पर जो साइड में दिया गया है, ताम्र पत्थरों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, तो पहले यहाँ पे जान लेते हैं। पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पत्रों की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो भूर्ज पेड़ की छाल पर पांडुलिपि बनाई जाती थी, या फिर ताड़ के पत्तों को काटकर। ठीक है, तो पांडुलिपि का अर्थ होता है जो हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट, उसको कहा जाता है। ओके, तो अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। तो पांडुलिपि शब्द का अर्थ क्या होता है, देखो एनसीईआरटी में मिल गया, लेकिन बाकी पुस्तकों में आपको इसका अर्थ नहीं मिलेगा। तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसको पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट, तो अंग्रेजी में क्या इसे कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थी, ताड़ पत्रों पर, या फिर हिमालय क्षेत्र में जो भूर्ज नामक एक पेड़ उगता है उसकी छाल पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। तो पांडुलिपियाँ जो प्राचीन समय में लिखी गई वो आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। ये पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है इन पांडुलिपियों के अंदर से। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। क्या, महाकाव्य कविताएं और नाटक जो हैं संस्कृत में लिखे मिलते हैं, कुछ प्राकृत में लिखे मिलते हैं, कुछ तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, मतलब जो आम पब्लिक थी, साधारण जो जनता थी वो प्राकृत भाषा बोलती थी, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे वे दूसरी भाषाएं बोलते थे, जैसे संस्कृत है, तमिल है। ओके, लेकिन जो साधारण लोग, सामान्य लोग हैं, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। तो अभिलेख किस पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, किस पर लिखे जाते हैं, या तो पत्थर पर या धातु जैसी कठोर किसी सतह पर, चाहे वो पत्थर हो चाहे वो लकड़ी हो। ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो जब वे लड़ाइयों में विजय प्राप्त करते थे तो उसको जो है अभिलेखों में लिखवा दिया करते थे। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। ठीक है, तो अध्याय 8 में जब हम आगे जाएंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो अफगानिस्तान, जो सम्राट अशोक का अफगानिस्तान में जो अभिलेख है वो किस भाषाओं में है? यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 लिपियों में है। भाषा नहीं, यहाँ पे लिपियों तथा भाषाओं में है। यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। कौन सा? अफगानिस्तान का। लेकिन हम इस टॉपिक के बारे में अध्याय 8 में विस्तार से पढ़ेंगे, तो वहाँ फिर से देखेंगे। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो जो लोग अभिलेखों को पढ़ते हैं, पांडुलिपियों को पढ़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद। यानी जो हमारे प्राचीन जो अभिलेख और जो पांडुलिपियाँ और ये सब प्राप्त होती हैं, तो उनका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ वाएँ एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ये प्राप्त एक प्राचीन नगर से मिला है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। तो समझ सकते हैं आप, 4700 साल पहले ऐसे पात्र का प्रयोग होता था। और दाएं तरफ एक पुराना चांदी का सिक्का, ये चांदी का सिक्का है। चांदी के सिक्के हैं ये। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ओके, उसके बाद है पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनसे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का यानी बीते हुए समय का जो अध्ययन करते हैं उनको इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो अतीत एक या अनेक, ये इसको समझ लेते हैं कि अतीत क्या, अतीत एक है या अनेक है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अच्छा, बहुवचन के रूप में क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि यहाँ पे हमारे अतीत लिखा गया है, हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। तो यहाँ पर हमारे अतीत का अर्थ ये हुआ कि अलग अलग लोगों के अलग अलग अतीत थे, सबका समय अलग अलग था। अर्थात एक ही समय, उसी समय में जो अगर राजा रानी थे तो उनका समय, उनका अतीत बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। और जो कृषक थे, पशुपालक थे, उनका अतीत थोड़ा दूसरे स्तर का था। इसलिए यहाँ पर हमारे अतीत शब्द का प्रयोग किया गया। ओके, जैसा कि हम आज भी जानते हैं, देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ठीक है, तो जैसा कि आज अंडमान में बहुत सारी जनजातियाँ वहाँ पर रहती हैं,
और जो आज भी मछलियाँ पकड़कर और भोजन खाते हैं। और लेकिन हम लोग जो है भोजन के दूसरे तरीके हैं हमारे। ओके, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो राजा लोग तो अपनी लड़ाइयों का लेखा जोखा रखते थे, लेकिन पशुपालक और बाकी लोग ये अपने चीज़ों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब बात करते हैं तिथियों का मतलब। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए कि वर्ष की गणना कहाँ से की जाती है? ईसा मसीह के जन्म से की जाती है, जन्म की तिथि से की जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि इस समय जो भी सन चल रहा है, सन 2019 चल रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? आज से 2019 वर्ष पहले। ठीक 2019 वर्ष हो चुके हैं ईसा मसीह के जन्म को। ओके, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। तो इसी प्रकार 2019 कहने का मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के बाद 2019 साल हो चुके हैं। ओके, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व से पहले के रूप में जानी जाती हैं। तो ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो इसको ध्यान से समझिए, ईसा मसीह के जन्म से पहले उसको ईसा पूर्व बोलते हैं। तो ईसा मसीह का जन्म से अगर एक वर्ष पहले कोई घटना हुई होगी तो उसको कहेंगे एक ईसा पूर्व। अगर ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पहले कोई घटना हुई है तो उसको कहेंगे 100 ईसा पूर्व। ठीक है, समझ गए? इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो खैर वो तो हम समझ लेंगे। यहाँ पर इतिहास और तिथियाँ, इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी गई है। अंग्रेजी में BC, ठीक है, इंग्लिश में लिखा रहता है ना BC, तो BC का मतलब B और C, और हिंदी में ईपू लिखा होता है। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। BC का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में ईपू का मतलब है ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में AD लिखा होता है और हिंदी में ई लिखा होता है, लिखा पाती हो, यह एनो डामिनी। तो AD का मतलब क्या हुआ? AD का मतलब हुआ एनो डामिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो AD यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछा जा सकता है कि AD का मतलब क्या होता है। तो जिनको नहीं पता है, बहुत सारे लोग उसका अर्थ निकालते हैं आफ्टर डेथ, जो कि गलत है। आफ्टर डेथ इसका मतलब नहीं होता है। AD का मतलब क्या होता है? एनो डैमिनी, और एनो डैमिनी उस घटना को कहते हैं, उस वर्ष को कहते हैं जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी कि AD का मतलब क्या होता है? एनो डैमिनी। एनो डैमिनी अर्थात जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसे एनो डैमिनी कहा गया। तो याद रखिए आप, और उसी को हिंदी में हम ईस्वी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। ओके, अन्यत्र, तो यहाँ पे अन्यत्र ये लिपि के बारे में लिखा गया है, मिस्र के बारे में। हालांकि वो तो जब हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तब हम कर लेंगे। और कुछ है यहाँ पर। तो आज इसमें कौन कौन से उपयोगी शब्द हमको मिल गए जो आगे हमें ज़रूरत पड़ेंगे इतिहास को पढ़ने में? पांडुलिपि, एक तो अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार। ठीक है, तो ये सब शब्द मिल गए हमको। और क्या है इसमें मिल गए? कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ लिखी गई हैं। कृषि का आरंभ कब हुआ था? जो हमने पढ़ा था 8000 वर्ष पूर्व।
सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, भारत के उत्तर पश्चिम में, जहाँ पर सबसे पहले मनुष्य ने गेहूँ और जौ उपजाया था, स्त्री पुरुषों ने, और भेड़ बकरियाँ पालते थे। ओके। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब विकसित हुए? 4700 वर्ष पूर्व। तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो सबसे पहले जो शहर बसे थे वो कब बसे थे? 4700 साल पहले। उसके बाद गंगा घाटी के नगर जैसे कि मगध का बड़ा राज्य, ये कब विकसित हुआ था? 2500 साल पहले। गंगा और उसकी सहायक सोन नदी के दक्षिण में, मतलब गंगा नदी के दक्षिण में। ठीक है। और वर्तमान को क्या कहेंगे? सॉरी, यहाँ पे वर्तमान लगभग 20,000 वर्ष पूर्व ये वर्तमान समय प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नर्मदा घाटी का मतलब क्या है? संबंध किससे है? आखेट तथा संग्रहण से, क्योंकि मनुष्य जो है आखेटक और खाद्य संग्राहक था। मगध मतलब लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। गारो, उसके बाद है गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी में पहला बड़ा राज्य, ये मैच कर लिया। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ प्रारंभिक नगर हो जाएगा, और गारो पहाड़ियों में आरंभिक कृषि। ठीक है, तो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया, इसलिए इसको बहुत ही आसानी से सुमेल कर लिया। अब देखिए, अगर इसी से अगर MCQ बना दिया जाएगा वहाँ पे कि मैच करिए, तो अगर आपने NCERT पढ़ी है तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पांडुलिपियाँ तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो पांडुलिपियों के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये भूर्ज तथा छाल के पत्रों पर लिखी जाती तथा ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती है, और अभिलेख जो है वो ठोस वस्तु पर लिखी जाती है, जैसे ठोस या कठोर धातु जैसी कठोर चीज़ों पर, उस पर लिखी जाती है। अभिलेखों में लोग राजा महाराजा अपने लड़ाइयों के विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था, कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। NCERT हम लोगों ने पढ़ ली, तो ये क्वेश्चन भी कर लिए। तो दोस्तों, जल्द ही हम दूसरा चैप्टर भी अपलोड करेंगे, समझेंगे। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, वहाँ से। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उतनी जल्दी हम जो है वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।